चलिए फ्रेंड्स, एमपीपीएससी प्री 2020 का पेपर आज हम सॉल्व कर रहे हैं, जो कि एमपीपीएससी प्री 2025 को ध्यान में रखते हुए प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व कर रहे हैं। हम 2015 से लगा करके शुरू किया था और आज जो है 2020 का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और देखते हैं जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है आंसर है। फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और यदि पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चलिए क्लास देखते हैं। तो सबसे पहले प्रश्न की अगर बात की जाए, 2020 का पेपर है ये है और 2020 के पेपर में पहली बार ऐसा हुआ था कि जो है तो एमपीपीएससी ने अपना लेवल जो है चेंज किया था। इसके पहले तक के जितने भी पेपर हुए थे वो बहुत नॉर्मल पेपर होते थे, लेकिन अब जो है एमपीपीएससी ने 2020 से है लगातार अपने पैटर्न को चेंज किया है और प्रश्न को लेवल को बढ़ाया है और पीसीएस जैसा एग्जाम लिया है। और इस पेपर में देखेंगे आपकी जो हम प्रीवियस ईयर पेपर देखे, निश्चित रूप से यह पेपर जो है दोस्तों अलग था और इसके उत्तर निकालना भी काफी कठिन थे। चलिए बात करते हैं। पहला प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश का पन्ना जिला जो है किस लिए जाना जाता है। तो पन्ना जिला हम जानते हैं यह हीरा के खनिज के लिए जाना जाता है। और अभ्रक की बात करें मध्य प्रदेश में नहीं, हालांकि आंध्र प्रदेश में पहला स्थान है। संगमरमर में ग्वालियर और जबलपुर आ जाएंगे और मैग्नीज में जो है आपका बालाघाट आ जाएगा। दूसरे प्रश्न की बात करें, दूसरा प्रश्न है हमारे पास में कि चंबल नहर सिंचाई परियोजना जो है संबंधित है, किससे संबंधित है। अब देखिए, यदि यह प्रश्न भी दोस्तों जब मैंने 2020 का पहली बार पेपर दिया था तो मेरा उस टाइम पर 1 नंबर से जो है सिलेक्शन रुका था, 65 नंबर आए थे, 66 से आई थिंक मेरिट गई थी। तो मैंने इस क्वेश्चन का जो आंसर लगाया था वो लगाया था गंगा बेसिन, क्योंकि मैं जो है अपवाह तंत्र से इसे लिंक किया था कि जो है चंबल नदी है यमुना की सहायक नदी है और यमुना जो है गंगा की सहायक नदी है, इसलिए गंगा अपवाह तंत्र में आ रहा है। परंतु जो है फ्रेंड्स, और ऐसा जो है पटवारी में भी एक बार ये पूछा गया था 2017 में, तो जो है इसे गंगा बेसिन से सही माना था, परंतु आयोग ने जो है इसका उत्तर जो माना हुआ था वो क्या था, यमुना बेसिन जो है सही माना। तो आयोग के अनुसार यमुना बेसिन सही है। वैसे जो गंगा बेसिन है, जो चंबल नहर है, गंगा अपवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, ये जो है ये भी सही है। अगली बात करते हैं और तीसरे नंबर का प्रश्न है हमारे पास में कि जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो आई थिंक आपको जो है अच्छे से पता होगा कि ये बहुत बार मैंने पढ़ाई हुई है। फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप एमपीपीएससी की तैयारी करते हैं तो जो मैं एफएलटी करवाता हूं, यकीन मानिए बहुत ही महत्वपूर्ण एफएलटी है। यदि आप अभी से मेरे साथ में जुड़ते हैं तो परीक्षा के दिन, जिस दिन परीक्षा होगी उस दिन जो है इतने फैक्ट होंगे आपके पास में, इतने फैक्ट जो है किसी टीचर के पास में भी नहीं होंगे। और यकीन मानिए उस दिन जो है आप उन लोगों की भीड़ में से एक होंगे जो कि मेंस लिखने के दावेदार होंगे। चलिए तो वो वाली सीरीज में जरूर जुड़िएगा दोस्तों, बहुत ज्यादा उसमें फैक्ट दिए जाते हैं। एक प्रश्न में जो है कम से कम 10-10 फैक्ट जो है सभी ऑप्शन का जो है पोस्टमार्टम कर देता हूँ। चलिए देखते हैं, खैर आगे बात करते हैं। मैंने बताना फर्ज था, बता दिया। अगली बात करते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल कौन सी है। दोस्तों मध्य प्रदेश की जो प्रमुख फसल है वो क्या है, आपकी गेहूं है। पूरे भारत की जो प्रमुख फसल है वो क्या है, आपकी चावल है। अगला जो 5वें नंबर का प्रश्न देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल जो है व्यापारिक नहीं है। तो हम जानते हैं जब फसलों को दोस्तों दूसरे आधार पर वर्गीकरण करते हैं तो हम देखते हैं कि कुछ फसलें खाद्यान्न फसलें होती हैं और कुछ फसलें क्या होती हैं, व्यापारिक फसलें होती हैं। तो इसमें बात की जाए तो दोस्तों बाजरा आपका जो है खाद्यान्न फसल है और मोटे अनाज के अंतर्गत आती है, यद्यपि जो बाकी से फसलें हैं ये आपकी व्यापारिक फसलें हैं। गन्ना नरसिंहपुर में होता है, कपास दोस्तों निमाड़ क्षेत्र में होता है, केला जो है बुरहानपुर जो है केला के लिए जाना जाता है। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं और अगला प्रश्न है आपके सामने, जो आपके सामने प्रश्न है वो है दोस्तों बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न जो है एक तरफ आपके पास में क्या दिया हुआ है देखिएगा, एक तरफ जो है प्रधानमंत्री दिए हुए हैं और ये पूछ रहा है कि वो पहले कहाँ के मुख्यमंत्री रहे प्रधानमंत्री बनने से पहले, तो ये आपको बताना है। तो इसमें यदि आप देखेंगे कौन कहाँ के मुख्यमंत्री रहे हैं तो मिलाइएगा भाई, जस्ट मिनट रुकिए। इसमें अगर दोस्तों बात करेंगे मोरारजी देसाई साहब जो थे, यह आपके अविभाजित उत्तर प्रदेश के जो है क्या रहे हैं, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी जो है ये आपके जो है गुजरात के, सॉरी मैंने गलत बताया है, 1 मिनट रुकिएगा। नरेंद्र मोदी जो है गुजरात के रह चुके हैं प्रधानमंत्री, और जो ये हैं आपके चौधरी चरण सिंह है, ये कहाँ के रहे हैं, अविभाजित उत्तर प्रदेश के रहे हैं। अब जो है आपको मोरारजी देसाई जो है दोस्तों ये
बम्बई के जो है जब वो दोनों साथ में हुआ करते थे, तब से यह बम्बई में जो है क्या रह चुके हैं, मोरारजी देसाई आपके बम्बई के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। चलिए इतने के अनुसार जो है मिला लेते हैं, आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इतने में निकल आएगा। देखिएगा अब यहाँ पर जो है आपको थोड़ी सी मोबाइल की क्वालिटी बढ़ानी होगी, क्योंकि इतना बड़ा प्रश्न है कि पूरी स्क्रीन में ही नहीं आ रहा है। तो यदि हम देखें ई नंबर का तीसरा नंबर, तो दोस्तों ये तो नहीं मिल रहा है, लेकिन बी नंबर का यदि देखेंगे तो आपका क्या हो रहा है, पांचवा नंबर हो रहा है। इसमें दिया हुआ है बी नंबर का पांचवा। और जो डी नंबर का देखेंगे तो पहला हो रहा है, डी नंबर में पहला आपका यहाँ भी दिया हुआ है। और तो ये आपका डी ऑप्शन जो है आई थिंक सही हो रहा है, क्योंकि पांचवा जो है एक तो इसका है और तीनों ऑप्शन तो मैच हो रहे हैं। अभी भी उत्तर हमारा सही नहीं निकल रहा है। तो जो है आपके पीवी नरसिम्हा राव जो है दोस्तों आंध्र प्रदेश के ये रहे हैं। तो ए नंबर का आप दूसरा लगाइएगा तो आपके सामने जो है क्या सही हो जाएगा, डी ऑप्शन ही सही हो रहा है। क्या है आपका, डी ऑप्शन ही जो है सही उत्तर है। ये हो जाएगा आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप जो है पेपर का पीडीएफ आपको चाहिए दोस्तों मिल जाएगा, तो वहां से आप क्या कर लेंगे, इसे डाउनलोड कर लेंगे। चलिए अब खैर बात करते हैं हम अगले प्रश्न की। अपना पूरा जो है बड़ा स्क्रीन कर लेते हैं, ताकि जो है हमें शब्दों की क्लियरिटी दिख सके। तो देखिएगा जो हमारा अगला प्रश्न है 7 नंबर का प्रश्न है, जिसमें क्या पूछा गया है, ये भी भाई अच्छा खासा प्रश्न था। तो ऐसे प्रश्न जो है आयोग ने कब से पूछे हुए दोस्तों, ये आपके प्रश्न जो है आयोग 2020 से ऐसे पूछ रहा है। प्रश्न पूछा गया है आपका कि जो सर्वोच्च न्यायालय है, सर्वोच्च न्यायालय को लेकर के प्रश्न है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश की नियुक्ति की जा सकती है। दोस्तों अगर बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश की, तो आर्टिकल 127 127 में तदर्थ न्यायाधीश का प्रावधान किया गया है। अतिरिक्त न्यायाधीश दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में नहीं होते हैं, ये जो है आपके जो है हाई कोर्ट में रहते हैं। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, दूसरा गलत हो जाएगा। एक सही है दूसरा गलत है, आपका पहला विकल्प जो है क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 8 नंबर के प्रश्न की। और 8 नंबर में प्रश्न क्या है आपका, जो है 8 नंबर में प्रश्न देखिएगा, आपसे पूछा गया है कि वह कौन सी दोस्तों कंपनी है जो कि आपकी महारत्न कंपनी नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग द्वारा सूचीबद्ध है, महारत्न की श्रेणी में नहीं आता। दिए गए दोस्तों ऑप्शन के अनुसार 2020 के अनुसार जो है आपकी ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है इसमें नहीं आती है, याद रखिएगा यह एक मिनी रत्न कंपनी है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 9 नंबर का। और 9 नंबर का प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है। जो दोस्तों वित्तीय क्षेत्र का मूल्यांकन करने के लिए जो एक समिति होती है, उसके सह अध्यक्षता अध्यक्ष तो दोस्तों कौन हो जाएंगे, आपके जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो गवर्नर होते हैं वो अध्यक्ष हो जाएंगे। लेकिन जिसके सह अध्यक्ष होते हैं वो कौन हो जाएंगे, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर और भारत सरकार के क्या हो जाएंगे, सचिव हो जाएंगे। तो ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 10 नंबर का प्रश्न है कि जो एनबीएफसी होती है दोस्तों, यह अभी भी हमारे सिलेबस में है। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों के लिए लोकपाल योजना किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रभावी रूप से लाई गई थी। यह दोस्तों कब लाई गई थी आपकी, हालांकि करंट अफेयर क्वेश्चन है, आपको इसमें ध्यान देने की जरूरत नहीं। 23 फरवरी 2018 को लाई गई थी। चलिए एनबीएफसी दोस्तों क्या होती है, एक प्रकार की कंपनी होती है जो बैंक की तरह कार्य करती है, बस वो जमा स्वीकार नहीं करती हैं और बचत खाते के रूप में जमा नहीं करती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, ये आपसे पूछा जा रहा है कि जो अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति है उसका मुख्यालय कहां पर स्थित है। दोस्तों ये कहां पर स्थित है, आपका लुसाने स्विट्जरलैंड में जो है अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है, आपको पीडीएफ चाहिए फ्रेंड्स, कमेंट बॉक्स में जो देखिएगा वहां पर जो लिंक मिलेगा आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा, टेलीग्राम में पहुंच जाएगा, वहां पर मैं डाल दूंगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 13 नंबर का, जिसमें पूछा जा रहा है कि किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेल में सर्वप्रथम ओलंपिक में पदक जीता था। तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन में जो है पीवी सिंधु ने जो है 2000 आपके 16 के ओलंपिक में जीता हुआ था, जो कि रियो में हुए थे। साइना नेहवाल ने 2012 में जीता हुआ था। और जो कर्णम मल्लेश्वरी हैं दोस्तों, इन्होंने वर्ष 2000 में जो है एंटवर्प ओलंपिक में इन्होंने जो है जीता था, किसमें, भारोत्तोलन में जीता था। इन्हें जो है आयरन लेडी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न, सिंधु जो है दो बार पदक जीत चुकी हैं। अगली बात करते हैं
अभी हालांकि मैंने भाई वर्तमान में करंट अफेयर नहीं देखा हुआ है, फिर भी जो पहला का है वो मैं बता रहा हूँ कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार है। फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये क्वेश्चन भी मुझसे गलत हुआ 2020 में, और मुझे अभी भी जो है कुछ क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए थे जानबूझकर, मुझे भी पछतावा हो रहा है कि 1 नंबर की कीमत क्या होती है। चलिए अगली बात करते हैं कि मध्य प्रदेश शासन द्वारा खेल प्रशिक्षकों को कौन सा पुरस्कार दिया जाता है। दोस्तों मैंने जो सही किया था वो था द्रोणाचार्य पुरस्कार, परंतु ये राष्ट्रीय स्तर का है, और जो है मध्य प्रदेश में जो दिया जाता है आपका वो कौन सा है, गुरु को दिया जाने वाला पुरस्कार है विक्रम पुरस्कार। द्रोणाचार्य पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर 1985 में इसको स्थापित किया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं फ्रेंड्स, अगला है 15 नंबर का प्रश्न देखिएगा, जिसमें पूछा जा रहा है आपसे कि खेल एवं युवक कल्याण विभाग जो है मध्य प्रदेश का राज्य तीरंदाजी अकादमी कहाँ पर स्थित है, उस विभाग द्वारा स्थापित कहाँ पर स्थित है दोस्तों, यह है आपकी जो है जबलपुर में यह एकेडमी स्थित है, और मुस्कान किरार यहीं की संबंधित है, 2018 में पूछा गया था क्वेश्चन। अगला प्रश्न है दोस्तों, फिर से बड़ा प्रश्न आया हुआ है, मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछ रहा है जो सीएजी का प्रश्न है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से, कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कर्तव्य होगा कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि से है। दोस्तों न सिर्फ यह भारत की संचित निधि से बल्कि आकस्मिक निधि की भी लेखा परीक्षा करता है, तो ये बात सही है आपकी। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को संघ या किसी राज्य के किसी कार्यालय या विभाग में रखे गए भंडारों या स्टॉक के लेखाओं की लेखा परीक्षा करने और उनकी बाबत करने में रिपोर्ट देने का प्राधिकार होगा। दोस्तों यह भी प्राधिकार होता है सीएजी के पास में, चाहे वो केंद्र का हो चाहे वह राज्य का हो, क्योंकि राज्य सरकारें दोस्तों अलग से अपने लेखा परीक्षक को नहीं बनाती हैं, वही जो है केंद्र सरकार है उसी का लेखा परीक्षक राज्यों की भी रिपोर्ट देता है राज्यपाल को। तो ये दोनों बातें आपकी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा, आपका ऑप्शन जो सही होगा 1 और 2 दोनों सही है, अर्थात ऑप्शन बी जो है आपका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, नेक्स्ट है आपके पास में नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो दोस्तों जो नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष थे, देखिए क्या पूछा गया है, नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष पूछा गया है, और यह आपके थे अरविंद पनगड़िया जो हैं, ये आपके प्रथम उपाध्यक्ष थे। अमिताभ कांत दोस्तों सीईओ रहे हैं, सीईओ। वर्तमान में उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों, तो जो वर्तमान में है आई थिंक सुमन बेरी हैं, और सीईओ जो हैं आपके बीआरबी जो है आपके क्या सुब्रमण्यम है। अभी मैं क्लियर नहीं हूँ भाई, ध्यान रख लें थोड़ा सा, लेकिन फिर भी जहां तक मुझे याद है यही है। अगली बात करते हैं जो है 17 नंबर के बाद जो 18 नंबर का प्रश्न होना चाहिए, और 18 नंबर का प्रश्न है हमारे पास में, और ये दोस्तों मानव अधिकार आयोग का प्रश्न है। अभी भी जो है आयोग सिलेबस में है कि राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति की नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं होता है। तो दोस्तों सेम क्वेश्चन आपका देखिएगा 2019 में भी आया हुआ है, बस ऑप्शन अलग अलग थे। यदि आपको यह पता है कि उस 6 सदस्यीय समिति में कौन कौन शामिल होते हैं तो आपका बन जाएगा। हालांकि यह जो है राज्य सरकार के, वहां पर केंद्र सरकार की थी, तो राज्य सरकार में भी वैसा ही होता है दोस्तों। इसमें कौन शामिल नहीं होता है, मुख्यमंत्री होता है, विधानसभा का अध्यक्ष होता है, राज्यपाल इसमें दोस्तों वो शामिल जो है नहीं होता है। राज्यपाल यहाँ पर किसी भी हालत में शामिल नहीं होगा, क्योंकि राज्यपाल दोस्तों क्या करता है, नियुक्ति करता है, सिफारिश करने वाली समिति में नहीं होता है। चलिए जो 19 नंबर के प्रश्न की बात करते हैं। 19 नंबर का प्रश्न है कि जो राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण जिसे एनजीटी कहते हैं, इसका एनजीटी का पूरा नाम जो दोस्तों 2018 के पेपर में आया हुआ है कि एनजीटी का पूरा नाम क्या होता है, तो यही होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण कहते हैं। कहता है कि किसी भी निर्णय से व्यथित कोई व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिन के भीतर कर सकता है। दोस्तों अगर इसके निर्णय से आप क्या दुखी हैं तो 90 दिन के भीतर क्या कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट में जो है पुनः अपील दायर कर सकते हैं। 20 नंबर का प्रश्न है कि राज्य जो खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत की गई थी। दोस्तों यह जो आपका राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत की गई थी। मध्य प्रदेश में 2017 में आयोग बनाया गया था। अगले प्रश्न की बात करते हैं। 21 नंबर का प्रश्न है जिसमें आपसे पूछा जा रहा है कि भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे। तो आप क्या बताएंगे कि भोपाल राज्य के जो मूल संस्थापक थे दोस्तों वह कौन थे, आपके दोस्त मोहम्मद खान थे। 1723-24 में जो है इन्होंने स्थापना
की हुई थी। अगली बात करते हैं, राजा वीर सिंह देव की राजधानी क्या थी? तो दोस्तों ये प्रश्न जो मैं कई बार, ये सभी प्रश्न जो है लगभग करवाता रहता हूँ उसमें जो FLT है, क्योंकि मैं एक बार नहीं 2-3 बार जो है पेपर को सॉल्व कर चुका हूँ, तो मुझे ये ध्यान आ जाती है कि कौन से प्रश्न आए हुए हैं, तो वहां पर जो है काफी अच्छे से समझा देता हूँ। वीर सिंह देव की राजधानी क्या है? तो फ्रेंड्स बघेलखंड के जो है रियासत थी, वहां के शासक रहे हैं, और वीर सिंह देव की जो राजधानी थी वो गहोरा ही थी। बाद में जो है दोस्तों बांधवगढ़ राजधानी बनाई जाती है, और ये रामचंद्र देव ने बनाई हुई थी। इसके बाद जो है रीवा को राजधानी बनाई जाती है, जिसने विक्रमजीत ने जो है बनाई हुई थी। अगली बात करते हैं, 23 नंबर का प्रश्न है कि मांडू विजय दक्षिण की कुंजी है, किसने कहा था? ये फ्रेंड्स बात कही थी अमीर खुसरो ने कही हुई थी। अगली बात करें, भीमबेटका की खोज किसने की हुई थी? तो भीमबेटका की खोज जो है आपके डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर ने की हुई थी, जो कि नीमच जिले के दोस्तों निवासी हैं, और इन्होंने कायथा की भी खोज की हुई थी। भीमबेटका की 1957 में की थी, और 67 में जो है आपकी कब की थी? ये कायथा की खोज की थी, जो कि उज्जैन में पड़ता है। अगली बात करते हैं कि मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति कौन सी है? तो आपका जवाब क्या होगा? मध्य प्रदेश में सर्वाधिक जो पाई जाने वाली जनजाति है वो आपकी भील जनजाति है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जो है घास के मैदानों से प्रश्न आया हुआ है, और घास के मैदानों को आप बताना है कि कौन सा जो है घास का मैदान कहाँ पर स्थित है। तो इसमें देखेंगे आप कि जो है स्टेपीज दोस्तों कहाँ पर हो जाएंगे? ये आपके रूस में हो जाएंगे, स्टेपीज रूस में हो जाएंगे, और तो स्टेपीज कहाँ पर हो जाएंगे? आपके रूस में हो जाएंगे। प्रेरीज कहाँ पर हो जाएंगे? संयुक्त राज्य अमेरिका में हो जाएंगे, हालांकि वर्ल्ड ज्योग्राफी वर्तमान में नहीं है। बेल्ट्स आपके दक्षिण अफ्रीका में हो जाएंगे, और डाउन्स जो है आपके कहाँ पर हो जाएंगे? ऑस्ट्रेलिया में हो जाएंगे। तो इन्हें मिला लीजिएगा। ए नंबर का तीसरा नंबर, तो ए का तीसरा दोस्तों यहाँ पर दिया हुआ है, मुझे लगता है और किसी ऑप्शन में है ही नहीं, तो यही आपका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। ये क्या है? सी ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। 1 मिनट मुझे अपना सेव ले लीजिए। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं 27 नंबर का, कि भारत के किस राज्य में सागौन के वन सर्वाधिक है? तो दोस्तों मध्य प्रदेश में सागौन के वन सर्वाधिक है। 2 प्रश्न आ गए थे, यहाँ से परसेंटेज भी पूछ लिया, ये भी पूछ लिया। 20% लगभग वन पाए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? तो मुझे लगता है दोस्तों हर वर्ष एक प्रश्न राष्ट्रीय उद्यान से आता है, तो किसी भी हालत में जो 100-200 राष्ट्रीय उद्यान हो पूरे भारत के, लगभग 150 होंगे। और क्या भाई याद कर लीजिएगा, क्या करेंगे, एक नंबर चाहिए ना। तो अंसी राष्ट्रीय उद्यान आपका कहाँ पर स्थित है? ये कर्नाटक में स्थित है दोस्तों, सही है। बालपक्रम जो है मेघालय में भी सही है। चंदोली राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों ये आपका गुजरात में नहीं स्थित है, कहाँ पर है? महाराष्ट्र में स्थित है, हेमश लद्दाख में, सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास में, चलिए देखिएगा, और वो है आपका 29 नंबर का प्रश्न है कि भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार किसे कहा जाता है? तो आप क्या बताएंगे कि जो छोटा नागपुर का पठार है उसे क्या कहते हैं? भारतीय जो खनिज पदार्थों का भंडार कहते हैं। बुंदेलखंड दोस्तों नीच चट्टान है यहाँ पर। मालवा जो है यहाँ पर बेसाल चट्टान हो जाएंगे। बघेलखंड में जो है लाल पीली मृदा है, यहाँ खनिज विशेष रूप से गेरू मिलता है यहाँ पर, गेरू। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने जो है दोस्तों कृषि से लिया गया है कि पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख गेहूं उत्पादक राज्य। दोस्तों बिल्कुल सही बात है, कोई दो राय नहीं। अब यहाँ पर गेहूं क्यों निकलता है, यहाँ पर कारण दिया गया है। तो दोस्तों गेहूं के लिए जो आदर्श परिस्थितियां हैं वो सभी कहाँ जो है इन राज्यों में मौजूद हैं, इसलिए गेहूं निकलता है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हुई हैं। क्या परिस्थितियां होती हैं? जैसे कि अच्छे से जल प्रवाह है, उर्वर भूमि, शीतकाल में जो है एक उचित तापमान जितना गेहूं के लिए आवश्यक होता है, और लगभग जो है गेहूं के लिए आवश्यक जितनी होती है वर्षा होती है। दोनों बातें सही हैं, और व्याख्या भी कर रहा है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और जो है 31 नंबर का प्रश्न है कि पद्मश्री भूरी बाई किस क्षेत्र से संबंधित है? तो दोस्तों ये चित्रकला से, पिथौरा चित्रकला से संबंधित है, जहां बुआ की। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, देखिएगा, ये देखिएगा भाई खतरनाक प्रश्न है, और जो नया प्रकार का था। पूछ रहा है कि मिजोरम में स्थित फावंगफुई राष्ट्रीय उद्यान को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों ये जो आपकी मिजोरम में जो पहाड़ियां हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, लैमाटोल की पहाड़ियां कहते हैं, और उनकी जो सर्वोच्च चोटी है वो क्या है दोस्तों? ब्लू माउंटेन है। तो ब्लू माउंटेन उद्यान ही आपका ये इसका सही उत्तर है, कि नीला पर्वत उद्यान जिसे ब्लू माउंटेन भी कह दिया जाता है, ये आपका कहाँ? मिजोरम में स्थित। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं कि फरवरी 2021 में जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है किस शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई थी? तो हम जानते हैं दोस्तों कि जो है फरवरी जो है 5 फरवरी
1922 को 4-5 फरवरी 1922 को ही क्या हुआ था, चौरी चौरा जो आपका समारोह ये हुआ था, कांड हुआ था, तो उसी के लिए प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, तो जिसमें पूछा जा रहा है भाई, निर्वाचन आयोग का क्वेश्चन है, बहुत बड़ा प्रश्न है, डरना नहीं है, जो आप अगर अच्छे से पढ़े हैं तो निश्चित रूप से पता चल जाएगा। चलिए देखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे, पूछ रहा है कौन सी बातें सही हैं और कौन सी जो है आपकी गलत है, ये पूछ रहा था। देखिएगा भारत के निर्वाचन आयोग जो हैं, आपसे क्या पूछ रहा है, देखिएगा कि जो भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर जो है वेतन दिया जाता है। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही, क्योंकि जितना उसका वेतन होता है तो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के बराबर दिया जाता है, चाहे वो आयोग का अध्यक्ष हो चाहे सदस्य हो। तो ये बात क्या हो जाएगी आपकी, सही हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है, तो ये बात भी आपकी सही है। तीसरा बात करते हैं, एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित करते हुए स्वहस्ताक्षरित कर कर अपना क्या कर देता है, त्याग पत्र दे देता है। तो फ्रेंड्स ये बात क्या हो जाएगी, मुझे लगता है गलत हो जाएगी, क्योंकि वह जो दोस्तों त्याग पत्र राष्ट्रपति को संबोधित करते हुए देगा। तो आपके 1 और 2 ऑप्शन सही हैं, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, देखिएगा तो इसका जो सही आंसर होगा 1 और 2 सही हैं। सही कथन का चयन कीजिए तो आपका पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 37 नंबर का प्रश्न, जिसमें पूछा गया है कि भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल से है। तो दोस्तों आप जानते हैं, नहीं जानते तो जान लीजिएगा कि जो संघ सूची होते हैं उसे सूची 1 भी कह दिया जाता है, जो राज्य सूची होती है उसे सूची 2 कह दिया जाता है, और जो समवर्ती सूची होती है उसे क्या कह देते हैं, सूची 3 कहा जाता है। अब बताइए विधानमंडल के चुनाव करवाना किसका काम है, निर्वाचन आयोग यानी कि संघ सरकार का काम है, यानी कि सूची 1 का हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बात करते हैं 38 नंबर का है कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन कब किया गया था। तो फ्रेंड्स देखिएगा यहाँ पर 1 फरवरी जो है आपने का जो है आयोग ने सही माना हुआ था, लेकिन जो है कहीं कहीं 13 फरवरी सही मान लेता है, तो 13 फरवरी भाई यहाँ पर नहीं दिया है, तो 1 फरवरी ही हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका जिसमें पूछा गया है 39 नंबर का प्रश्न है, क्या कह रहा है कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए जो है संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है यदि इस राज्य, दोस्तों अगर पहली बात समझिएगा कि अगर संयुक्त लोक सेवा आयोग बनाना हो तो पहली बात तो राज्य अनुरोध करे ऐसा केंद्र सरकार से कि भाई बना दो, और फिर जो संसद इसके लिए क्या कर दे, विधि द्वारा संयुक्त लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है। दोनों बातें ये सही हो जाएंगी आपकी। अगली बात करते हैं कि किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था। दोस्तों ये आपका धारा 3 किसमें दी हुई है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 3 के तहत जो है किया गया था, तो आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय कवि जो है बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या है। दोस्तों ये मंदसौर के हैं और इनका जो वास्तविक नाम है आपका क्या है, नंद रामदास जो है वास्तविक नाम है। एक बार दोस्तों क्या होता है ना, जब पेपर गलत हो जाए तो प्रश्न जीवन में नहीं, मुझे लगता है भूलेगा, मुझे कभी नहीं भूलता है ये जो है आपका, मैंने क्या किया था, इसका बाल किशन दास जो है किया था, लेकिन इसका सही जवाब क्या है, नंदराम दास है। तो जब एक बार गलती हो जाती है तो नहीं भूलता, तो यहाँ पर गलती कीजिएगा। अगली बात करते हैं, ये प्रश्न है आपका 7 सागर 9 नारायण एवं 84 महादेव परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में स्थित है। दोस्तों ये आपके उज्जैन में ही पड़ता है, बहुत लंबे समय तक यहाँ से क्वेश्चन आते रहे हैं, अभी भी आ रहे हैं। अगली बात करते हैं 43 नंबर का प्रश्न देखिएगा, 43 नंबर में क्या पूछ रहा है कि राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया था। तो दोस्तों ये कवि जो थे आपके धनपाल साहब थे, जिन्होंने जैन धर्म को अपना लिया था। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या है। तो काकड़ाम लिखा हुआ है यहाँ पर, काकड़ात बोट भी कह देते हैं, काकड़ात बोट भी कह देते हैं और काकड़ा भी कह देते हैं। बेत्रवती बेतवा का प्राचीन नाम है, बेसनगर जो है दोस्तों भिलसा यानी कि विदिशा का है, दसपुर जो क्या है आपका मंदसौर का है। नेक्स्ट प्रश्न है कि टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या था। दोस्तों तो इसका जो सही उत्तर है आपका टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या था, टांटिया था। ये जो है एक किताब आती है मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की, वो पुरानी किताब थी, तो उसमें ये उत्तर दिया हुआ था, मैंने यही लगाया हुआ था, लेकिन आयोग ने इसका टांटिया भी माना था और टंडरा भी माना हुआ, 2 ऑप्शन माने थे। अगली बात करें, देखिएगा ये जेनेट कोड के बारे में पूछ रहा है कि जो है कौन सी विशेषताएं हैं
तो देखिएगा एक दोस्तों यह जो प्रायः सर्वात्रिक होते हैं, हाँ होते हैं भाई, चाहे पूरे ब्रह्मांड में कहीं भी देखिएगा ये सभी जगह होते हैं, सार्वभौमिक होते हैं यानी कि यूनिवर्सल होते हैं जेनेटिक कोड। तो ये बात सही है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है जो 20 अमीनो अम्ल के संगत होते हैं, ये भी बात सही है आपका। यह है अनतिव्यापी और गैर अस्पष्ट एवं कॉमा रहित होते हैं, ये भी बात सही है। इनमें से एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडॉन होता है। तो ये सभी बातें दोस्तों आपकी क्या हो जाएंगी, सही हो जाएंगी। ये दिए गए में आपका ऑप्शन डी जो है सही है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, देखिएगा इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है। दोस्तों ये प्रश्न आपका फैक्चुअल है, आप पता होना चाहिए कहाँ पर स्थित है, आपका पुणे में जो स्थित है विषाणु विज्ञान संस्थान। अगला प्रश्न है आपके जो है जिसमें पूछा जा रहा है कि भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु साझेदारी के लिए टास्क फोर्स बनाया हुआ है। तो दोस्तों ये नॉर्वे के साथ में बनाया हुआ है। नीली अर्थव्यवस्था मतलब समझते हैं ना यहाँ पे, मतलब नीली क्रांति किससे संबंधित है, मछली पालन से। तो जो है समुद्र आधारित अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए इसके लिए जो नॉर्वे के साथ में क्या किया गया है, टास्क फोर्स बनाया गया है। अगली बात करते हैं, पूछा जा रहा है 49 नंबर का कि आम की नीलम कौन सी 2 किस्मों को मिलाकर एक नई किस्म बनती है। नीलम और अल्फांसो के जो है मध्य क्रॉस से किस फसल का जन्म होता है। तो दोस्तों वो कौन सी बन जाती है, आपकी रत्ना बन जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं कि राष्ट्रीय जो स्वास्थ्य मिशन प्रारंभ किया गया था, दोस्तों इसका उद्देश्य क्या था। स्वास्थ्य मिशन का जो है आपका 2005 में प्रारंभ किया गया था और इसका जो मुख्य उद्देश्य था कि जो महिलाएं हैं गांव की हों चाहे शहरों की हों, वो क्या करें, अस्पताल में जो है आकर के प्रसव जो है क्या होता है, मतलब जो बच्चा होते हैं तो जो वहां पर क्या हो, प्रसव हो, बच्चे का जन्म हो। तो जिससे क्या होगा कि सही तरीके से जांच होगी और जांच होने के बाद माँ की भी जांच होगी, उन्हें उचित जो है मतलब इस क्षेत्र के जानकार विशेषज्ञों द्वारा जो है मार्गदर्शन दिया जाएगा, ताकि इससे क्या होगा ना माता मर पाएगी। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, कई बार जो है जो सही तरीके से जन्म न होने के कारण जो बच्चा कमजोर हो जाता है या फिर माँ की डेथ हो जाती है या बच्चे की डेथ हो जाती है, तो शिशु मृत्यु दर क्या हो जाता है, बढ़ जाती है। तो माता को भी बचाना और शिशु को बचाना दोनों का ये उद्देश्य था, यानी कि मातृ एवं शिशु की मृत्यु को कम करना ही इसका क्या है उद्देश्य। नेक्स्ट बात करते हैं, आपका 51 नंबर का प्रश्न है जिसमें पूछ रहा है आपसे दोस्तों इतिहास का प्रश्न है। और इतिहास का प्रश्न देखिएगा, मैं ये दोस्तों जरूर एक क्लास करवाऊंगा कि जो है पूरे जो है जितने भी इतिहास के कथन हैं मैं करवाऊंगा। ये एक प्रश्न जो है 100% इससे आता है कि एमपीपीएससी जो है 1-2 कथन हर बार जो है पूछ रही है। ये दिए हुए हैं, जेआरएफ की वाली बुक है जो हिस्ट्री से, यदि आप प्रोफेसर के बारे में सोचते हैं तो उस किताब में देखिएगा बाद में जो है कम से कम 300-400 कथन दिए हुए हैं टॉपिक वाइज। हर टॉपिक के 4-4 5-5 कथन हैं, उन्हें मैं जो है थोड़ा सा स्टडी करनी पड़ेगी। मैं जरूर जो है एक बार कराऊंगा परीक्षा से पहले, बस यहाँ पर आप जुड़े रहेंगे तो सब मिल जाएगा। क्या पूछता है कि 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूण अवस्था में थी। इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन थे दोस्तों। तो ये जो किसने माना हुआ था, ये सर जो जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर नाम के 2 इतिहासकार थे। और जो ये 1857 के दोस्तों क्रांति के आसपास के हैं, 1857 की क्रांति के आसपास के हैं, ये दोनों जो है यहाँ पर रिसर्च कर रहे थे। सदभर जो है एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो संस्था थी उसमें ये लगे हुए थे। अगली बात करते हैं, ये देखिएगा 1857 में लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र टाइम्स के संवाददाता कौन थे जिन्होंने लिखा था कि उत्तरी भारत में गोरे आदमी की गाड़ी को कोई भी मित्रतापूर्ण दृष्टि से नहीं देखता। मतलब दोस्तों प्रश्न का आशय ये है कि 1857 की क्रांति के समय उत्तर भारत के लोग जो थे हर कोई अंग्रेजों से क्या करता था, असहयोग करता था। ये जो है एक जो अंग्रेज पत्रकार थे WH रसेल ने जो है ये बात कही हुई थी। नेक्स्ट बात, पामर्स्टन जो है दोस्तों ये प्रधानमंत्री थे उस टाइम पर जब 1857 की क्रांति हुई थी ब्रिटेन के। भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था का वर्णन करते हुए किसने कहा कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे छोटे गणतंत्र है। ये दोस्तों बात जो है चार्ल्स मैटकाफ ने कही हुई थी। इन्हें जो है इसी के समय पर जो है क्या हुआ था भाई, प्रेस पर जो लगे हुए प्रतिबंध हटाए गए थे। हालांकि ये प्रयास वास्तव में विलियम बेंटिक ने किया हुआ था। तो प्रश्न देखिए, लेवल देख रहे हैं दोस्तों, काफी कठिन लेवल है, आसान नहीं है ये प्रश्न जो है। इतिहास विषय से दोस्तों मैं भी संबंधित, तो इसी विषय में जो है मेरा काफी लंबे समय से अध्ययन कर रहा हूँ, लेकिन जो है काफी ये गहराई लेवल के प्रश्न हैं और एमपीपीएससी में आते हैं भाई, खतरनाक प्रश्न आते हैं इतिहास के। कुछ प्रश्न आ जाते हैं, 1-2 प्रश्न नॉर्मल, लेकिन बाकी जो आते हैं ये देखिएगा 54 नंबर का प्रश्न है कि 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम द्वारा कितने राज्य और संघ क्षेत्र की स्थापना की गई थी। तो 1956 में हुआ था, इसमें जो है आपके 14 राज्य और 6 संघ शासित प्रदेशों की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका
55 नंबर का प्रश्न है जिसमें क्या पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि भारतीय जो दोस्तों रियासतें हुआ करती थी, रियासतों के शासकों के विशेष अधिकारों की जो है प्रिवी पर्सों कब समाप्त की गई थी। दोस्तों प्रिवी पर्स जब भारत का एक संघ बनाना था, सभी जो राजा महाराजा थे उनको विशेष अधिकार दिए गए थे, कुछ जो है प्रिवी पर्स दिए गए थे, मतलब पर्सनल राइट्स दिए गए थे, वेतन वेतन भी दिया जाता था, पेंशन वगैरह भी। तो उनको जो है इंदिरा गांधी ने 1971 में क्या कर दिया था, समाप्त कर दिया था कि भाई अब बहुत हुआ। इसी के खिलाफ जो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में केस दायर किया गया था, माधवराव सिंधिया वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1971 का केस था ये। अगली बात करते हैं, हालांकि बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया, परंतु इंदिरा गांधी भी कम कहाँ थी, उन्होंने 244वां संविधान संशोधन जब हुआ उस समय पर संपत्ति के अधिकार को ही खत्म कर दिया गया, तो फिर ये आसानी से मिट गया। किस संगठन ने व्योम मित्र नाम के एक भारतीय रोबोट को विकसित किया है, तो दोस्तों आप जानते हैं गगनयान मिशन के साथ में जाएंगे, इसरो द्वारा विकसित किया गया है। अगली बात करते हैं, डीआरडीओ ने जो दोस्तों दक्ष नाम का रोबोट विकसित किया हुआ है। ये देखिएगा, ये दोस्तों पूरा का पूरा एक मॉडल है, गार्टनर साहब ने दिया था कि जो 4 परिपक्व मॉडल को क्रम में व्यवस्थित कीजिए, उनका एक मॉडल है। इस मॉडल का दोस्तों पहला जो क्रम होता है वह सूचना, फिर है आपकी सहभागिता, फिर है लेन देन और परिवर्तन। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, और नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58 नंबर का, कि एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। तो कई लोग दोस्तों इसका जो ट्री भी शायद माना हुआ था, लेकिन इसका ग्राफ जो है सही उत्तर है, बाद में से मुझे भी समझ में आता। नेक्स्ट बात करते हैं, 59 नंबर का प्रश्न है। अब दोस्तों कई लोग कहेंगे भाई कुछ समझाते जाओ, तो समझाने में कोई हर्ज नहीं है दोस्तों, समझा सकता हूँ हर एक बात को, लेकिन देखिएगा 100 क्वेश्चन समझाने में कितना टाइम हो जाएगा, 3 घंटे की क्लास बन जाएगी। फिर जो है कई लोग बड़े, तो उत्तर देखिएगा, यहाँ पर मैं 25 क्वेश्चन की क्लास करवाता हूँ, वहां पर 1 घंटा जो है दोस्तों बहुत अच्छे से समझाता हूँ, अभी करवाऊंगा वो, तो आप वहां पर जुड़ जाइएगा, और वहां पर जो है दोस्तों मेरी मेहनत का जो है परिणाम देखिएगा कि यकीनन जो है मेहनत करने से कुछ भी हो सकता है, वरना जो है हर किसी की पीसीएस की तैयारी करने की जो क्षमता नहीं होती है, आप कर रहे हैं, यकीन मानिए आप वास्तव में जो है बहुत साहसी व्यक्ति हैं। यहाँ पर जो है दोस्तों आने का आपने देखा होगा कि कई लोग नाम सुनने से ही डर जाते हैं। जो IPv6 प्रोटोकॉल है दोस्तों, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 है, कितने बिट का होता है, IP पते को परिभाषित करता है, मतलब सीधा सा बिट पूछ रहा है दोस्तों, ये 128 बिट का जो होता है, और जो 4 होता है वह शायद बच्चे हैं आपका 32 बिट का जो है IPv4 होता है। अगली बात करें, 60 नंबर का प्रश्न है कि यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। तो दोस्तों कौन सी विधि, जो फिल्टरिंग है, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। अब ये आपको सीधे समझ में नहीं आएगा, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। ये एक्चुअली में क्या है दोस्तों, ई गवर्नेंस का क्वेश्चन है। जैसे उदाहरण के लिए मैं समझाता हूँ थोड़ा सा 10 सेकंड में, कि कोई गवर्नमेंट क्या करती है, योजना बनाना चाहती है और उसके बारे में थोड़ा सा रिव्यू करके आपको यूट्यूब पर दे दे कि भाई अपना जो है कमेंट में बताइए विचार क्या है। तो जो आपके सहयोग के माध्यम से क्या करेगी, फिर आपके कमेंट को जैसे ऐसा दे देगी भाई आप 5 स्टार दीजिएगा, जो कोई अच्छा समझता है वो 3 स्टार देगा। तो इस प्रकार से आप स्टार देंगे, और उन स्टार का उपयोग करके गवर्नमेंट ये पता लगा लेगी कि कितने लोग जो हैं इस योजना से सहमत है और कितने लोग जो क्या है इससे दुखी हैं। तो ये दोस्तों पूर्वानुमान बनाने का एक विधि है, सहयोगात्मक फिल्टरिंग इसी कह देते हैं। अगली बात करते हैं, मैंने उदाहरण समझाया है, ऐसा ही ना चाप देना, मतलब एक इस तरीके से समझाया है मैंने कि ऐसा ही होता है लगभग। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर जो है 10 की जनसंख्या वृद्धि दर नेगेटिव रही है, तो दोस्तों ये न्यूनतम रही है। ये नागालैंड में जो नेगेटिव रही है, तो न्यूनतम भी यहीं पर हो जाएगी। अगली बात करते हैं, उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है, तो फ्रेंड्स इसमें देखेंगे तो भाई जिप्सम तो होता है, 100% सल्फर होता है, ये तो मुझे पता है। नेप्था भी हो जाएगा, कास्टिक सोडा नहीं होता है आपका। कास्टिक सोडा दोस्तों खाने के लिए उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, नेक्स्ट है देखिएगा कौन सी नंबर का प्रश्न है, 63 नंबर का प्रश्न है, जिसमें पूछा गया है कि जो पर्वत शिखर है दोस्तों उनको मिलाना है। वर्ल्ड ज्योग्राफी क्वेश्चन है, हालांकि वर्तमान में नहीं है। सुमेलित नहीं है, क्या पूछ रहा है, ये बहुत जरूरी है दोस्तों, कौन क्या पूछ रहा है प्रश्न, सुमेलित नहीं है। किलिमंजारो अफ्रीका में है, सही है, तंजानिया देश में स्थित है, जो है आपकी लगभग कितनी भाई 58-95 इसकी ऊंचाई है, 5895 मीटर। माउंट मैकिनले ये भी सही है, आपका उत्तर अमेरिका में स्थित है। एल्ब्रुस एशिया में नहीं, ये बात गलत है, ये यूरोप की जो है सर्वोच्च चोटी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, 64 नंबर का दिया हुआ है कि दोस्तों बताना है, इसको मिलाना है।
सूची 1 को सूची 2 से उत्पादन में मिलाइएगा। तो वाणिज्यिक उत्पादन के लिए दोस्तों कौन जाना जाता है? डेनमार्क जाना जाता है। चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। वाणिज्यिक उत्पादन के लिए डेनमार्क, यानी कि ए ऑप्शन का 3 हो जाएगा। ए ऑप्शन का 3, एक से ही आपका सही उत्तर निकल रहा है तो बाकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों दूध दुग्ध उत्पादन के लिए डेनमार्क जाना जाता है। अगली बात करते हैं, भारत के निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं हैं? तो दोस्तों तमिलनाडु, हालांकि जो तमिलनाडु इसमें प्रथम है, गुजरात भी दिया हुआ, ठीक है, ये वाला आपका सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं 66 नंबर का प्रश्न है, जिसमें आपसे पूछा जा रहा है प्राचीन हिस्ट्री का प्रश्न है, एंशियंट हिस्ट्री। इसमें पूछ रहा है कि बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद जीतकर मौर्य साम्राज्य मिला लिया था, इसका उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? बताइए, नॉर्मल प्रश्न है क्या भाई? सामान्य किताबों में देखने को नहीं मिलते हैं, ध्यान रखिए। बुद्धघोष का समंत जो है पसादिका था, इस ग्रंथ में जो है इसका उल्लेख मिलता है कि अशोक ने जो क्या कर लिया था, उसमें अपने साथ में मिला लिया था। बुद्धघोष का समंत, पसादिका, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, अष्टाध्यायी, ये सभी आप जानते हैं। चलिए देखिएगा 67 नंबर का प्रश्न है, चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंधु देश की राजधानी क्या हुआ करती है? दोस्तों अरोड़ जो है दाहिर सेन की राजधानी हुआ करती थी। नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर का। अगली बात करते हैं, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? दोस्तों यह है आपकी जो है साकी मुस्तैद खान की रचना है, मासिर ए आलमगीरी। 69 नंबर का प्रश्न देखिएगा, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही, दोस्तों ये तो हमारे यहाँ पर सामान्य शब्द है, जो जूता को बोल देते हैं पनही, तो और उपानाह का उल्लेख किस संदर्भ में मिलता है? दोस्तों जूता के संदर्भ में मिलता है। ये बुंदेलखंड में देखिएगा, मैं यही कहूँ, यहाँ बहुत आम शब्द है भाई, किसी को गाली देना हो तो इसी के लिए कह देते पनही मारेंगे। अगली बात करते हैं, यदि आप भी बुंदेलखंड गए शब्द कोई नया नहीं है आपके लिए। 70 नंबर का प्रश्न है, क्या पूछा गया है भाई? खतरनाक प्रश्न है आपके सामने, ये भी बहुत विवाद हुआ था, इसमें जो है मामला गया था हाई कोर्ट में। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की हुई थी? तो दोस्तों आदि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये आपके देवेंद्रनाथ टैगोर ने की हुई थी। राजा राम मोहन राय ने दोस्तों ब्रह्म समाज बनाया था, बाद में लड़ाई हो गई इनकी, तो क्या है अलग अलग हो गए। और भाई कब की बात है, 1878 में जो है यह ब्रह्म समाज, सॉरी 1865 या 78 में जो है टूट गया था, और देवेंद्रनाथ टैगोर ने जो है आदि ब्रह्म समाज बनाया, और केशव चंद्र सेन ने जो भारतवर्षीय ब्रह्म समाज बनाया हुआ था। रविन्द्रनाथ टैगोर को यहाँ से कोई संबंध नहीं है। अगली बात करते हैं कि भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत जो दोस्तों विधायिका बनाई गई थी, उसका अंतिम निर्वाचन किस वर्ष किया गया था? तो 1945 में किया गया था दोस्तों। ये कब किया गया था? 1945 में किया गया था। अगली बात करते हैं, संविधान सभा के दोस्तों प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? तो दोस्तों फ्रैंक जे एंथोनी साहब थे, दिया है ऑप्शन आपका। ये दोस्तों एंग्लो इंडियंस थे, जबलपुर से जो है कई बार मनोनीत किए जा चुके हैं। अगली बात करते हैं, ये आपका प्रश्न जो कहाँ पहुंचेगा अब, हाँ यहाँ देखिएगा, आपका प्रश्न है 73 नंबर का, जिसमें पूछ रहा है आपसे कि निम्नलिखित में से कौन सी अभिव्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत है दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? दोस्तों ये आपका राष्ट्रपति का आशय है। एक्चुअली में क्या है ना, देखिएगा अनुच्छेद 108 क्या कहता है कि राष्ट्रपति को यह आदेश देता है, मतलब अधिकार देता है कि वो क्या कर सकता है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक जो है बुला सकता है। तो उसका इस दोस्तों क्या संबंध, मतलब उचित है, क्या कर सकता है वो, मतलब ये आशय होता है जब वो बैठक बुलाता है, निर्देश होता है, विवेक होता है, सहमति होती है। तो ना तो ये सहमति होती है, ना ही विवेक होता है, ना ही निर्देश होता है, आशय ही होता है उसका। अगली बात करते हैं 74 नंबर का प्रश्न, इसमें पूछा जा रहा है कि भारत के संविधान का अनुच्छेद 24 जो है जोखिमपूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। ऐसा निषेध क्या है दोस्तों? पूर्ण निषेध। देखिए ये कोई रट्टा मारने वाले प्रश्न नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट के प्रश्न हैं, याद रखिएगा। तो आपको जो है यहाँ से 2020 से जो है आपको थोड़ा सा गहराई लेवल में जाने की आवश्यकता महसूस होगी। चलिए बात करते हैं, बाकी मध्य प्रदेश के प्रश्न दोस्तों इतने ज्यादा एडवांस नहीं आते हैं, जो एमपी जीके के हैं तो उसे आप फैक्ट ही पढ़िएगा भाई, जाएगा कहाँ। अगली बात करते हैं 75 नंबर का प्रश्न है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सही है? 24वें संविधान संशोधन अधिनियम 1971 के द्वारा अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया। जी हाँ भाई किया गया था, इंदिरा गांधी ने करवाया था। और जो 101वां संविधान संशोधन हुआ 2016 में दोस्तों, उसमें भी 368 में संशोधन किया गया। जी हाँ इसमें भी किया गया। जीएसटी संबंधी दोस्तों प्रावधान जो है इसमें 368 में कोई एक सेक्शन जोड़ा गया था, तो वो भी किया गया था। दोनों बातें सही हैं, एक और दो दोनों सही हैं, आपकी सी ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। अगली बात करते हैं
आपका जो प्रश्न है वो कौन सा है? 76 नंबर का प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन के अनुसार जो भगवत दयाल शर्मा थे, ये क्या रहे हैं? हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, ये बलराम झाकर दोस्तों लोकसभा के अध्यक्ष रहे हैं कई बार, एक बार नहीं 7 बार रहे हैं। राम नरेश यादव जो है, गुप्ता जी जो है वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। अगली बात करते हैं, निम्नलिखित जो मुख्यमंत्री हैं दोस्तों, इनमें से कौन, क्या पूछ रहा है कि नेता प्रतिपक्ष है, नेता प्रतिपक्ष जो है नहीं रहे हैं, ये पूछ रहा है। दोस्तों नेता प्रतिपक्ष के लिए जो है कौन कौन से रहे हैं आप देखेंगे तो अर्जुन सिंह रहे हैं, श्यामाचरण शुक्ल रहे हैं, वीरेंद्र कुमार सकलेचा रहे हैं, अर्जुन सिंह रहे हैं और शंकर दोस्तों रहे हैं। शंकर मतलब जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो भी रहे हैं और आपके जो है सुंदरलाल पटवा भी रहे हैं। तो इसमें दिए गए ऑप्शन के अनुसार दोस्तों मोतीलाल वोहरा और दिग्विजय सिंह ये नहीं रहे हैं, बाकी ये दोनों रहे हैं। तो क्या पूछ रहा है? नहीं रहे हैं। तो आपके 1 और 2 सही हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन 1 और 2 सही हैं। चलिए अगली बात करते हैं, जो अगला प्रश्न है हमारे पास में वो है, वही देखिएगा, हाँ यहाँ पर आइएगा। ये पूछ रहा है भाई 78 नंबर का प्रश्न है, क्या है कि मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम क्या है? दोस्तों सबसे पहले क्या होगा, मंत्रियों का परिचय कहाँ से हो जाएगा? पहले भाई क्या होगा, जैसे ही विधायक बनते हैं तो सबसे पहले शपथ होती है। क्या होती है? शपथ है होगी। तो आपका तीसरा ऑप्शन हो जाएगा, शपथ के बाद आपका अभिभाषण होगा, तीसरे के बाद दूसरा, फिर मंत्रियों का परिचय होगा। तो शपथ है तीसरा, फिर दूसरा, ये आपका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा। चलिए अगली बात करते हैं, और अगला जो प्रश्न है वो है 79 नंबर का प्रश्न कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के निम्नांकित मुख्य न्यायमूर्तियों में से कौन भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश नहीं रहे हैं? तो दोस्तों पटनायक रहे हैं, रविंद्रन रहे हैं, माथुर जो है रहे हैं, आपके जो है न्यायमूर्ति एस के झा नहीं रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं, आपका जो है 80 नंबर का प्रश्न है कि पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में नगर पालिकाओं में अनुसूचित जनजातियों हेतु आरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया है? तो फ्रेंड्स नगरीय निकायों में आरक्षण की बात की जा रही है। तो भाई यहाँ पर जो है मैं बता देता हूँ कि अनुच्छेद 243 T1 है। अब टी का मतलब क्या है तो आप इंग्लिश मीडियम वाला देख लीजिएगा, क्योंकि भाई ना धा में ये गलत हो जाते हैं। तो देख लेते हैं दोस्तों, टी है कहाँ, कितने नंबर का है भाई? 80 नंबर का है। हाँ तो टी जो है पहले ऑप्शन में दिया, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए ऑप्शन होगा। तो इंग्लिश मीडियम भी पढ़ना जरूरी है दोस्तों। मैं ये नहीं कहता कि याद कीजिए, लेकिन जब परीक्षा में प्रश्न आए तो एक बार इंग्लिश वर्जन देख लीजिएगा। तो इसमें जो दोस्तों 243 टी में क्या दिया गया है, नगर पालिकाओं में आरक्षण की बात की गई है। 243 डी में जो है पंचायतों में आरक्षण की बात की गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने 81 नंबर का प्रश्न है, पूछ रहा है कि मध्य प्रदेश में कितने % क्षेत्रफल पर जो है आपका क्या किया जाता है, सागौन के वन है? तो दोस्तों यहाँ जो है 19% है, तो आपका जो 20% आयोग ने सही माना हुआ था। अगली बात करते हैं, बेतवा नदी कहाँ से निकलती है दोस्तों? तो विंध्यन पहाड़ी से निकलती है, रायसेन जिले से, जो कैमूर पहाड़ी कुमरा गांव है वहां से निकलती है। अगली बात करते हैं, मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? दोस्तों मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है यहाँ पर क्या रहता है, वार्षिक तापांतर जो है आपका अधिक रहता है। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने कि मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान जो है बढ़ता है। दोस्तों जब गर्मी होती है तो औसत तापमान कहाँ से बढ़ता है? दोस्तों एक कॉन्सेप्ट वाले प्रश्न है, याद रखिएगा। तो कैसे बढ़ता है? उत्तर से दक्षिण की ओर, जी नहीं भाई, जहां पर मरुस्थल होगा उधर की ओर बढ़ेगा। तो पूर्व से पश्चिम की ओर ये बिगड़ा, तो उत्तर से दक्षिण, क्या हुआ है, दक्षिण से उत्तर की ओर, ये आपका सही हो जाएगा। उत्तरी भाग में दोस्तों सबसे ज्यादा तापमान रहता है, तो वहां से जो है ऊपर की ओर बढ़ता जाता है, दक्षिण में कम रहता है। अगली बात करते हैं 85 नंबर के प्रश्न की, जिसमें जो है आपसे पूछा जा रहा है 85 नंबर में कि अधात्विक खनिज कौन सा है? तो आपका जवाब क्या होगा कि संगमरमर जो है एक अधात्विक खनिज है दोस्तों। मैग्नीज, चांदी, सीसा, ये सभी क्या है, धात्विक खनिज। अगली बात करते हैं, जो है पूछा गया है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी कपाल तंत्रिकाएं होती हैं? दोस्तों कपाल तंत्रिकाओं की संख्या जो होती है आपकी कितनी होती है? 12 जोड़ी होती है। अगली बात करते हैं, और अगला है 31 जोड़ी क्या होती हैं आपकी? नर्व्स तंत्रिकाएं होती हैं, यानी तंत्र जो मतलब कशेरुक तंत्रिकाएं होती हैं। अगली बात करते हैं, किसी भी परिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो पिरामिड होता है दोस्तों हमेशा सीधा होता है, ध्यान रखिएगा।
और जो हमेशा उल्टा होगा तो आपका जीव भार का पिरामिड जल में होगा, और सीधा और उल्टा ये तो आम बात है। अगली बात करते हैं जो आपका 88 नंबर का प्रश्न है कि भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किस लिए किया जाता है? दोस्तों स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। दूसरा ये भी सही है आपका दोस्तों, दोनों ऑप्शन इसके सही हैं, सुरक्षित रखने के लिए भी किया जाता है। तो अगली बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका, ये आपदा प्रबंधन जो है दोस्तों अधिनियम कब बनाया गया था? तो आप याद रखिएगा, आपदा प्रबंधन अधिनियम जो है दोस्तों 2005 में बनाया गया था। अगली बात करते हैं कि इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से होती है? जो आपको जानकर हैरानी हो जाएगी कि कभी जो है हम दोस्तों इतने कमजोर हुआ करते थे कि ये क्वेश्चन भी मैंने क्या कर दिया था, पहली बार गलत कर दिया था। ये समझिएगा 2020 से जो है आप जब लगातार मेहनत करते हैं 10-15 घंटा, तो एक समय पर ऐसा है कि भाई 5 साल में आप जो है बहुत नहीं कर सकते हैं। आपको जानकर कभी बताऊंगा मैं अपने बारे में, तो यकीन मानिएगा कि आप भी जो है कह देंगे कि भाई बहुत कमजोर बच्चा भी क्या तैयारी कर सकता है, जो अपने कर्म में मेहनत में वो जो है क्षमता होती है। निम्न में से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? तो दोस्तों दिए गए ऑप्शन के अनुसार मर्स भी है, सॉर्स भी है। सॉर्स बोले तो सॉर्स ही है, कोरोना वायरस का मतलब एक परिवार है ये सॉर्स है, और कोविड-19 भी तो है ही। तो सभी के सभी रोग क्या होते हैं दोस्तों? वायरस के कारण होते हैं। अगली बात करते हैं, 91 नंबर का प्रश्न है कि एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? अब बताइएगा, यहाँ हिंदी में देखिए क्या लिखा हुआ है और इंग्लिश में देखिए क्या लिखा हुआ है। देखिएगा 91 नंबर का प्रश्न है, 91 नंबर में देखिएगा 90, ये है 91, विच इज नॉट अ टाइप ऑफ सेकेंडरी मेमोरी। तो बताइए माध्यमिक मेमोरी का इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है? सेकेंडरी मेमोरी लिखा हुआ है, यानी कौन सी मेमोरी जो है द्वितीयक मेमोरी नहीं है। तो इससे दोस्तों पढ़ेंगे तो आपका निश्चित रूप से सही उत्तर निकल आएगा, और आप कह देंगे कि जो रैंडम एक्सेस मेमोरी है ये आपकी क्या है? प्राइमरी मेमोरी है, रैम यानी कि सेकेंडरी मेमोरी नहीं है। लेकिन वहां पर जो है कंफ्यूज हो जाओगे। तो दोस्तों इसे एक बार जो है आपको इंग्लिश वर्जन भी पढ़ना चाहिए जहां समझ में ना आए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी कि रैम। बाकी सभी जो है सेकेंडरी मेमोरी है। अगली बात करते हैं, XML का पूरा नाम क्या होता है? दोस्तों यह एक प्रकार की लैंग्वेज है कंप्यूटर की, और एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है। अगली बात करते हैं, 93 नंबर का प्रश्न आपके सामने, जिसमें क्या पूछा गया है भाई देख लेते हैं। जिसमें पूछा गया है कि जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति क्या होती है? दोस्तों विद्युत चुम्बकीय तरंगों की सीमा की आवृत्ति पूछी गई है। तो दोस्तों गीगाहर्ट्ज में होती है। क्या होती है? गीगाहर्ट्ज में होती है। लगभग 1 गीगाहर्ट्ज से लेकर 300 गीगाहर्ट्ज के मध्य तक होती है। बताइएगा इसमें जो किलोहर्ट्ज में दिया हुआ है तो ये तो नहीं होगा, किलो मेगाहर्ट्ज में नहीं होगा, गीगाहर्ट्ज वाला ऑप्शन देखिएगा ये दिया हुआ है आपका, और ये तो बहुत ज्यादा हो जाएगी भाई, 300 गीगाहर्ट्ज से लेकर 4 टेराहर्ट्ज ही नहीं होगा। ये वाला आपका सही है। तो 300 गीगाहर्ट्ज, 3 गीगाहर्ट्ज से लगा करके 300 गीगाहर्ट्ज तक होती है। तो इनकी जो है आपको 10-12 जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, 10-12 कहाँ है भाई? 7 हैं आपकी। जो है इसमें से जो ज्यादा करके आपकी जो संचार में प्रयोग होती हैं उनको ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि एमपीपीएससी के सिलेबस में क्या सूचना और संचार प्रौद्योगिकी है। चलिए अगली बात करते हैं, ये बेलोफिस एक प्रकार का दोस्तों क्या है? तो बेलोफिस आप जानते हैं फ्रेंड्स, यदि पढ़ा है आपने सुरक्षा मतलब कि साइबर सिक्योरिटी पढ़ी होगी, और उसमें एन्क्रिप्शन एक ऑप्शन होता है, मतलब एक टॉपिक है एन्क्रिप्शन। तो उसमें एक प्रकार के एन्क्रिप्शन का प्रकार है बेलोफिस। कई प्रकार के एन्क्रिप्शन होते हैं। एन्क्रिप्शन का मतलब क्या है? जैसे कि ये कुछ लिखा हुआ है, इसे कोड के माध्यम से बताना ही एन्क्रिप्शन है। तो बेलोफिस एक प्रकार का क्या है? एन्क्रिप्शन है। और कौन सा एन्क्रिप्शन है? कई प्रकार के होते हैं। एक सिमेट्रिकल एन्क्रिप्शन होता है और एक होता है अनसिमेट्रिकल। तो क्या है? सिमेट्रिकल के अंतर्गत आता है, यानी कि सममित एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है। अगली बात करते हैं 95 नंबर का, इसमें पूछा गया है कि रोबोटिक्स के संदर्भ में प्यूमा क्या है? दोस्तों प्यूमा जो है एक प्रकार की कंपनी है, ध्यान रखिएगा। वहां पर जो है मतलब रोबोट से संबंधित एक कंपनी है। इसका पूरा नाम पूछा गया है, क्या है भाई? तो प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली, ये क्या होता है? इसका पूरा नाम होता है। अगली बात करते हैं, 96 नंबर का प्रश्न है। इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश से किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? दोस्तों दिए गए ऑप्शन के अनुसार बालाघाट में जो है सर्वाधिक है। मैंने ट्रिक बताई थी आपको, शायद याद हो, बालम जो है, बालम आपको याद रखना है, सभी जिले याद आ जाएंगे। बालाघाट, अलीराजपुर और मंडला, 3 जिले आपको ध्यान रखना है 1000 से ऊपर। अगली बात करते हैं, 96 नंबर के बाद भाई क्या है आपका? 97 नंबर का प्रश्न आएगा, और 97 नंबर का यहाँ है, देखिएगा क्या पूछ रहा है आपसे कि मध्य प्रदेश का फसल क्षेत्र विकास दर वर्ष 2017-18 कितना? दोस्तों आप याद रखिए, करंट अफेयर क्वेश्चन से हटाइएगा। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? तो जो हीरा खनिज है दोस्तों वो आपका कहाँ पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में ही दिखता है, बाकी बहुत कम मिलता है। अगली बात करते हैं,
99 नंबर का प्रश्न है कि मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो दोस्तों अगर पूछे बादल भोई जनजातीय संग्रहालय छिंदवाड़ा में है, मध्य प्रदेश जनजातीय संग्रहालय आपका भोपाल में है। लास्ट प्रश्न है आज का, पूछ रहा है आकांक्षा योजना जो है आपकी ये किससे संबंधित है? आकांक्षा योजना दोस्तों तो SC/ST के जो बच्चे हैं उन्हें कोचिंग के लिए ये योजना चलाई गई थी, आकांक्षा योजना प्रतिस्पर्धा नीट वगैरह की कोचिंग करने के लिए। तो दोस्तों ये थे आपके 100 प्रश्न। आपको ये क्लास कैसी लगी? यदि आप क्लास में जो है आपको लगी है अच्छी है तो आप लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए ये हमारी मेहनत हो जाएगी। धन्यवाद। और जो है दोस्तों MPPSC की तैयारी करते हैं तो हमारे साथ में जरूर जुड़िएगा, यकीन मानिए बहुत फायदा होगा। धन्यवाद।